तो 90% की दावेदारी वाला समाज मांगने वाला क्यों है, देने वाला क्यों नहीं है? वो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और कम आबादी वाले ऐसे हम मांगने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्मनाक है। भैया, जब आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन की बात ही नहीं थी तो तुमने किस आधार पर ये क्रिमिलेयर लगाया? कभी सोचा कि 2004 में ये क्यों याद आया कि पेंशन नहीं मिलना चाहिए? इसलिए विश्वविद्यालय के कुछ शिक्षकों ने ये सायास काम करना शुरू किया कि इन साजिशों को हम अपने समाज के बीच डिकोड कैसे करें। और उसी कड़ी में मैं एक मुद्दा जो हमारा 2 दिन के कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठेकेदारी। ठेकेदारी की साजिशें क्या है, मैं उसको आपके सामने खोलना चाहता हूं। मुद्दे बहुत सारे हैं और मैं लगातार अपने आप से पूछता हूं और आप सबसे पूछता हूं कि 90% की दावेदारी हम करते हैं तो 90% की दावेदारी वाला समाज मांगने वाला क्यों है, देने वाला क्यों नहीं है? वो आप मुझे बताइए, दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं होगा कि जिनकी आबादी ज्यादा है वो मांगने वाले की श्रेणी में खड़े हैं और जिनकी आबादी कम है और हम डेमोक्रेसी का दावा करते हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और कम आबादी वाले ऐसे हम मांगने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्मनाक है और हमें इसके लिए चिंतन करने की जरूरत है कि क्या वाकई में 1947 में जो हमें आजादी मिली वो आजादी इन 90% लोगों के लिए कुछ लेकर आई है क्या? या क्या हम अंग्रेजों की गुलामी से तो मुक्त हो गए, यहां के जो 10% लोग हैं उनकी गुलामी में तो नहीं आ गए? आप जरा उन साजिशों को समझिए। मैं एक मुद्दे के माध्यम से उस साजिश को समझाना चाहता हूं। 1990 में, 1993 में, 1990 91 में मंडल कमीशन 91 में लागू होता है ओबीसी का रिजर्वेशन। उससे पहले एससी एसटी का रिजर्वेशन लागू हुआ है। जब 1991 में ओबीसी का रिजर्वेशन लागू करती है भारत की सरकार तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और वो 2 साल मुकदमा चलता है और तब तक इस आरक्षण को लागू करने में स्टे लगा दिया जाता है। चलिए आ जाते हैं 2019। एक गैर संवैधानिक आरक्षण ये सरकार लागू करती है ईडब्ल्यूएस के नाम पर, जिसका भारत के संविधान में कहीं कोई चर्चा नहीं है आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का। यह सब कानून जब लागू होता है देश की कोई भी अदालत इसके ऊपर स्टे नहीं लगाती। क्या हमें इन न्यायाधीशों से नहीं पूछना चाहिए कि यह कौन सा न्याय था कि जब ओबीसी का आरक्षण जो संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर लागू होना था उस पर तो तुमने स्टे लगाया और ईडब्ल्यूएस के ऊपर स्टे नहीं लगाया? क्यों? क्योंकि वहां पर भी मनुवादी बैठे हैं। आप मुझे बताइए, गांव में कोई झगड़ा होता है और आपसे और हमसे कहा जाता है कि पंच का चुनाव करो, तो क्या आप अपने समाज का पंच नहीं चुनते? आपको क्या यह भरोसा रहता है कि दूसरे समाज का व्यक्ति आपकी पंचायत करेगा, आपको न्याय देगा? आप जानते हैं इस बात को कि आप अगर दूसरे समाज का व्यक्ति न्याय करने के लिए वहां आपका पंच बनेगा तो वो न्याय नहीं करेगा। वो हो रहा है हमारे साथ। पर हम कभी भी जुडिशरी के ऊपर सवाल ही नहीं पूछते। कॉलेजियम बना दिया गया है, उस कॉलेजियम में क्रिमिलेयर नहीं है। लेकिन जब ओबीसी का आरक्षण लागू किया गया जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर था तब उसमें क्रिमिलेयर लगाया गया। भैया, जब आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन की बात ही नहीं थी तो तुमने किस आधार पर यह क्रिमिलेयर लगाया? यह सवाल भी किसी ने नहीं पूछा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन सरकारों का बस चले, ये सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि एससी एसटी के अंदर भी इस क्रिमिलेयर का प्रावधान किया जाए। और यकीन मानिए, हमारे में से बहुत सारे साथियों को भटकाया जाता है। क्रिमिलेयर के प्रावधान के बाद ओबीसी रिजर्वेशन की जो दशा है वो हम सब जानते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति क्रिमिलेयर में ओबीसी समाज का आ जाएगा वो आरक्षण की बात नहीं करेगा, वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। जैसे मैं प्रोफेसर हूं, मेरे बच्चे को आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी का, ठीक है, हम लड़ते हैं क्योंकि हमें समाज की पीड़ा है। लेकिन हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है हमारे बच्चों को तो आरक्षण मिलना नहीं ओबीसी का, हम क्यों इसकी लड़ाई लड़ें? वो हमारे समाज का ही है लेकिन हमारे खिलाफ खड़ा। ये साजिशें हैं। जो मैं ठेकेदारी की बात करना चाह रहा था, मैं आंकड़े कुछ रखना चाहता हूं।
ग्रुप सी और ग्रुप डी, भारत सरकार की कुल नौकरियों में लगभग 90% नौकरियां ग्रुप सी और ग्रुप डी में थी। 1993 तक ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में, जब तक ओबीसी का आरक्षण नहीं लागू हो गया, तब तक ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारी बड़ी अच्छी काम करते थे। जैसे ही आरक्षण लागू हुआ, मनोवादी मीडिया ने एक साजिश रची हमारे खिलाफ, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि ग्रुप सी में ज्यादातर हमारे समाज के लोग हैं, सी और डी में एससी एसटी ओबीसी के लोग ज्यादा काम करते हैं। तो एक साजिश रची गई कि ये कर्मचारी जी ईमानदारी से काम नहीं करते, इनकी जरूरत नहीं है, सरकारी संस्थान अच्छे काम नहीं करते जी, इनको प्राइवेट करो, प्राइवेट करो, प्राइवेट करो। और दुर्भाग्य से हम सब उसके भागीदार थे। हम सबने भी मान लिया कि सरकारी कर्मचारी अच्छा काम नहीं करते। मैं दोस्तों आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, कोरोना का दौर गुजरा है, कोरोना के दौर में आप जरा ध्यान करिए, कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स काम कर रहे थे और कितने सरकारी हॉस्पिटल्स काम कर रहे थे। आप जब इलाज के लिए जा रहे थे तो यही सरकारी कर्मचारी जिसको आपने नकारा कहा था, वो आपकी रक्षा के लिए खड़ा था। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक बंद कर दिए गए थे। इसका मतलब है कि जब जब देश को जरूरत पड़ेगी ये भाग खड़े होंगे। कौन साथ आएगा? ये एससी एसटी ओबीसी का लोग जो जगह जगह पर काम कर रहा है, वो हमारी रक्षा के लिए खड़ा होंगे। लेकिन साजिश रची गई और उस साजिश के हिस्सेदार हम बने। हमने भी कहा कि सरकारी कर्मचारी जी ईमानदारी से काम नहीं करते, और हमने भागीदारी की, हमने तालियां बजाई जब उनको प्राइवेटाइज किया गया इन संस्थानों को। हमने ये नहीं सोचा कि जब प्राइवेटाइज किया जाएगा तो हकमारी किसकी होगी। जब 90% सी एंड डी ग्रुप के लोग हैं और उन सी एंड डी में हम एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उनका निजीकरण हो रहा है, तो हिस्सेदारी तो हमारी मारी जा रही है ना। हमने सोचा ही नहीं। हम यही बताना चाहते हैं कि हम खुद अपनी साजिश के खिलाफ स्वयं खड़े हो जाते हैं। हम ये साजिशें रचते हैं और उसके हथियार, उसके तलवार और औजार हम बनते हैं, आज भी बन रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो देश में वैमनस्य का वातावरण खड़ा किया जा रहा है, इस जाति को उस जाति से लड़ा दो। उत्तर प्रदेश में जाओ, बिहार में जाओ, बोलो यादव सारा हक खा गया। महाराष्ट्र में जाओ, फलना सारा हक खा गया। यूपी में जाओ, जाटव सारा हक खा गया, और हम सब मान लेते हैं उसको। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जाति की जनगणना कराओ, और तब पता चलेगा कि किसने किसका हक ईमानदारी से खा लिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि जरा सब, हम लोग जाति जनगणना की बात जब कर रहे हैं तो एससी एसटी ओबीसी जनरल सबकी जाति गिनना चाहते हैं, ताकि हम बता पाए कि ब्राह्मणों के घर में कितना टीबी है, और समान एसटी एससी ओबीसी के घर में कितना टीबी है, कितना फ्रिज है, कितना वॉशिंग मशीन है, कितने उसके बच्चे पढ़ते हैं, और उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अभी एक साथी लॉयर कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता है कि जाति जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पता चल सके कि 10% आरक्षण जो तुमने ईडब्ल्यूएस का दिया। मेरे एक साथी, अभी कुछ मध्य प्रदेश के साथी होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की में वहां पर ओबीसी समाज के लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं, और वहां कोर्ट में एक केस चल रहा है। उस कोर्ट केसेज में मध्य प्रदेश की सरकार ने जाति जनगणना 2011 से एक आंकड़ा निकाल कर दिया। उस आंकड़े के हिसाब से आपको पता है कितनी आबादी है जो बहुसंख्यक नहीं है, जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं, उनकी कुल आबादी 13% है, और 13% में 5% मुसलमान आबादी है। इसका मतलब कुल आबादी कितनी हुई? 8%। सामान्य श्रेणी के लोगों की आबादी मध्य प्रदेश में है 8%, और रिजर्वेशन कितना लिया उनको? 10%। ये न्याय है, ये भारत सरकार का न्याय है, और ये न्यायाधीशों का न्याय है। साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब मीडिया ने सरकारी कर्मचारियों को बदनाम करना शुरू किया तो सरकारों को मौका मिला, और सरकारों ने क्या किया? ठेकेदारी की प्रथा शुरू हुई। सरकारी कर्मचारी सी एंड डी ग्रुप को ठेके पर देने का काम शुरू हुआ। आप कहेंगे ठेके पर देने का काम शुरू हुआ तो हमारा क्या नुकसान हुआ? आप जरा एक चीज बताइए, जब हम ये जानते हैं कि 90% सरकारी कर्मचारी जो सी एंड डी ग्रुप के हैं पूरे कर्मचारियों की संख्या में, और उस 90% में 90% हम लोग हैं, तो उनके जीवन की जो सुरक्षा थी, उनको जो मेडिकल बिल मिलता था, उनको जो एलटीसी मिलता था, उनको जो एसटीसी मिलता था, और एक अच्छी सैलरी मिलती थी, वो हमारे परिवारों के अंदर तो जाती थी ना। आज अगर आप मुझे एक चीज बताइए, मैं एक उदाहरण देता हूं।
दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं मैं, वहां पर जो चौकीदार की नौकरी है, वो आप जानते हैं, वो चौकीदार की नौकरी जब सरकारी कर्मचारी थे वो प्राइवेट, आज आउटसोर्सिंग के तहत वो चौकीदार लगाए जाते हैं। उनको कितनी सैलरी मिलती है? 11,000, 12,000, 15,000। और अगर वो सरकारी कर्मचारी होते तो उनको सैलरी कितनी मिलती? कम से कम 40,000। वो 40,000 SC ST OBC परिवारों के घर में जाता या नहीं जाता? और अगर वो जाता तो SC ST OBC का समाज ऊपर उठता या नहीं उठता? तो साजिश किसके साथ हुई? हमारे साथ हुई। आप जरा दूसरा साजिश समझिए। वो ये कहते हैं कि हमने अब आउटसोर्सिंग कर दिया, रिजर्वेशन नहीं देंगे, प्राइवेट सेक्टर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली विश्वविद्यालय सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो उस चौकीदार महोदय को जो सैलरी मिल रही है वो किसके खाते से मिल रही है? वो सरकारी पैसा है ना। सरकारी यूनिवर्सिटी के खाते से मिल रही है तो सरकारी पैसा है या नहीं है वो? और अगर वो सरकारी पैसा है तो हमारा रिजर्वेशन क्यों खा गया? प्राइवेट सेक्टर कैसे हुआ हो? ये सवाल हमको पूछना चाहिए। हमें यह कहना चाहिए कि सरकारी संस्थानों में जितने आउटसोर्सिंग में काम करवा रहे हो वो सब सरकारी नौकरी है जी, वो प्राइवेट नौकरी नहीं है। जो क्लास 3, क्लास 4 के लोग जो सरकारी संस्थानों में काम करते हैं उसकी सैलरी सरकारी खाते से जाती है। तो सरकारी खाते से अगर जाती है तो उसमें हमारा आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पर उनको आरक्षण नहीं देना था, उनको हमें बदनाम करना था। हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के परिवारों में अच्छे से अच्छी सैलरी जाए, उनका जीवन स्तर उठे, इसको रोकना था। क्योंकि अगर जीवन स्तर उठेगा, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कल से इस मंच पे एक चर्चा हो रही है कि पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर 40,000 सैलरी वो चौकीदार अपने घर में ले जाता तो वो अपने बच्चे को पढ़ाता। कई बार मैं कहता हूं, मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था मेरे पास हवाई चप्पल था। आज इस स्टेज पे खड़ा होकर सरकारों को चुनौतियां देता हूं इसलिए कि सरकारी यूनिवर्सिटी में कम खर्चे की पढ़ाई करके आज खड़ा हो पाया। आप मुझे बताइए, इन संस्थानों को बेचा जा रहा है, आपके बच्चे पढ़ेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं, आप जानते हैं एक यूनिवर्सिटी है अशोका, यही हरियाणा में बना है। वहां पर मैथमेटिक्स ऑनर्स 3 साल के कोर्स का जानते हैं कितना फी है? 27 लाख रुपया है। 3 साल का फी 27 लाख। जरा अपने अंदर झांक कर देखिए, मैं प्रोफेसर हूं, मैं अपने बच्चे को इस अशोका यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकता। आप कैसे पढ़ाओगे या हम सब कैसे पढ़ाएंगे? ये अंदर सोचने की जरूरत है। क्यों ऐसा हो रहा है? आप समझने की कोशिश करिए। जिन जिन जगहों तक आप पहुंचते हो वो अपने लिए एक अलग राजशाही ठाट पहले से खड़ा कर लेते हैं। आपके पास आमदनी हुई, आप भी थोड़ा हॉस्पिटल जा सकते हो, सरकारी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम मेरी बराबरी में आके बैठोगे डॉक्टर के सामने, लो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल खड़ा करता हूं। आपने कहा कि लो हमारे बच्चे भी सरकारी कॉलेज में पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं अब जो है प्राइवेट कॉलेज खड़ा करता हूं। वो किसी भी सूरत पे नहीं चाहते कि आप उनके बराबर पे खड़े हो जाइए। पहली साजिश कि प्राइवेट कर दिया गया, जो सरकारी बचे वहां पर ऐसा रोस्टर बनाया गया जहां आपका रिजर्वेशन पूरा ही नहीं होता। 13 पॉइंट रोस्टर। आश्चर्य है, सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी वाले केस में जजमेंट है और 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया। ये जो पढ़े लिखे जज हैं उन्होंने नहीं पूछा कि तुम 13 पॉइंट रोस्टर से, अगर आप 13 पॉइंट रोस्टर पे काम करोगे, आप लिख के रख लो आपको 50% आरक्षण केवल कागज में लिखा हुआ दिखाई देता है। वो जब उसको आप 13 पॉइंट के माध्यम से सरकारी संस्थानों में काम करने वाले लोगों से पूछिएगा, वो 30 से 33% से ज्यादा रिजर्वेशन किसी सूरत में पूरा नहीं होता। तो एक तरफ आपको कागज पे लिख के तो दे दिया गया कि चलो तुम्हें 50% रिजर्वेशन देता हूं, लेकिन नियम बनाने ऐसा बना दिया गया कि आपका 50% रिजर्वेशन लागू ही ना हो। डीओपीटी से चालाकी करके 30% रिजर्वेशन 13 पॉइंट लगा दिया गया, रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। हमने लड़ा 2018 में 200 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई लड़ी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 200 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई से भी आपका रिजर्वेशन पूरा नहीं होगा। डब्ल्यूटीपी ने एक नई रोस्टर प्रणाली विकसित की है इस संस्था ने। हम लोग बाइनरी रोस्टर की मांग कर रहे हैं। इसलिए बाइनरी रोस्टर की, बाइनरी का मतलब है कि अगर 2 सीट एडवर्टाइज होता है तो हमारा 50% है
तो 2 में 1 सीट हमें मिलना चाहिए। अगर और एक चीज और इनकी साजिशें हैं, जितने भी बढ़िया ऑफिसर्स वाले संस्था है, जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल की नौकरी है, प्रिंसिपलशिप कहते हैं, सिंगल पोस्ट है जी, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अकेला प्रिंसिपल 150 प्रोफेसर और 150 नॉन टीचिंग स्टाफ को हाँकता रहता है, इनकी कोई औकात ही नहीं होती कि उनके सामने बोल सकते, तो सिंगल पॉइंट लगा दिया। जब 5वां और 6ठा पे कमीशन लागू किया गया, बार बार दोनों पे कमीशनों ने यह रिकमेंड किया कि सरकारी कर्मचारियों से देश का खजाना खाली हो रहा है, देश का खजाना खाली हो रहा है जी, हम देश नहीं चला पा रहे हैं, विकास के काम नहीं होते, सारी सैलरी तो ये ले जाते हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या सारी सैलरी सरकारी कर्मचारी ले जाते हैं? ये झूठ था। दुर्भाग्य है कि हम सब ने बिलीव किया, और जब दोनों पे कमीशन ने ये रिकमेंड कर दिया तो सरकारों ने बड़ी तेजी से उसको आज तो डी श्रेणी खत्म कर दी गई है, सी को कंप्लीट प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और आउटसोर्सिंग का वो नंगा खेल किया गया, और एक तरह से हमें सरकारी नौकरियों से बाहर निकाल दिया। मैं एक लास्ट आंकड़ा देना चाहता हूं, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। 1957 में कुल केंद्रीय कर्मचारी 17 लाख थे, 1978 में वो 29 लाख हो गए, 1984 में 37 लाख, 1994 में 31 लाख, 1994 तक ये आंकड़ा बढ़ा है, और 1994 के बाद क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन और एससी एसटी रिजर्वेशन प्रॉपर जब लागू होना शुरू हुआ तो ये आंकड़ा कमता चला गया, 37 लाख, 36 लाख। आप सोचिए कि संख्या बढ़ी है हमारी, सरकारी कार्यालय बढ़े हैं, लेकिन सरकारी नौकरियां घटा दी गई क्योंकि हमें उनको रिजर्वेशन देना पड़ता। और एक और साजिश रची गई, सरकारी नौकरी से पेंशन गायब कर दिया गया। क्यों? कभी सोचा कि 2004 में ये क्यों याद आया कि पेंशन नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि वहां पर एससी एसटी ओबीसी के लोग बड़ी संख्या में एंटर कर चुके हैं सरकारी कार्यालयों में 50% रिजर्वेशन की वजह से। तो इसको नॉन एट्रैक्टिव बना दो, ऐसा बना दो लोगों, आज मेडिकल का खर्चा, दुनिया जहान के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सब पे एक बंदी से लगाए जा रहे हैं। साथियों, आज केंद्रीय कर्मचारियों के अंदर बड़े पैमाने पर जो क्लास 1 और क्लास 2 में भी खेल किया जा रहा है, लेटरल एंट्री की शुरुआत हुई है। लौटन भाई बोल कर गए कि जब आईएएस की नौकरियों में किस तरीके से डिस्टर्ब किया जा रहा है, सिलेक्शन के बाद भी ज्वाइन नहीं कराया जा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुल 5 लाख करोड़ रुपया ये जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं देश भर के केंद्रीय संस्थानों में, उसमें 5 लाख करोड़ रुपया सरकार, भारत सरकार का जाता है। अगर वो सरकारी नौकरी होती तो वो 5 लाख करोड़ का 90% हमारे घरों में आता, हम अमीर होते, हम मजबूत होते और हमारा परिवार आगे बढ़ता। इन साजिशों को समझिए साथियों, और इन साजिशों का आप डेमोक्रेसी में हम आप रहते हैं, इनका जवाब एक जगह होता है। चुनाव में बाबा साहब ने गरीब अमीर सबके लिए 1 वोट का प्रावधान किया है, उसकी पहचान खुद करिए, अपने मित्रों को करवाइए, अपने परिवारजनों को करवाइए। यहां से जाने के बाद लोगों से बातें करिए कि जो खतरे एससी एसटी ओबीसी समाज के सामने, बहुसंख्यक समाज के सामने आए हैं, उन सब को अगर हमें ठीक करना है तो हम सबकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।